Hi Vichavadi, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So अभी कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों ने मुझे बता दिया कि जो 3 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं उनमें से आप सबसे पहले करना चाहते हो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए पार्ट 1 लेकर आया जाए और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 जिसे लिखा है ज़िदकाला सा ने। आपको बता देती हूँ कि चैप्टर का टाइटल यही बताता है कि बचपन की कुछ यादें जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे ऑथर्स के दिमाग में ताज़ा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बचपन में कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो शायद सब लोगों को लगता है कि इतना मैटर नहीं करती, बट आपको एज एन अडल्ट वो शेप करती है। तो यहाँ पर 2 ऑथर्स हैं, एक ऑथर है ज़िदकाला सा और दूसरी ऑथर है बामा, और दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने साथ में कुछ हुए इंसिडेंसेस को शेयर करने वाली हैं। बहुत सारी और भी कॉमन एक थीम जो है वो रहने वाला है दोनों स्टोरीज के अंदर, वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं उस पार्ट को, स्टोरी को जो लिखी है ज़िदकाला सा ने। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो ज़िदकाला सा जो है वो यूएसए से बिलोंग करती है और यहाँ पर साउथ डकोटा जो है वो यहाँ से बिलोंग करती हैं। इसे डाकोटा डकोटा आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, प्रॉपर नाउन है। आई एम सो सॉरी अगर ये गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो। सो यहाँ से वो बिलोंग करती हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी थोड़ा सा जो स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी ताकि से कुछ एक फ्रेजेस जो चैप्टर के अंदर आएंगे वो आपके लिए क्लियर हो जाए। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वो रहती है अपनी मम्मा के साथ में बहुत अच्छे से, अपने पापा के साथ में, पर उतने में उनके पापा उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उनके पापा जैसे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी मम्मी उन्हें पालती पोसती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फोर्स किया जाता है इनकी मम्मी को कि आपको ज़िदकाला सा को जो है एजुकेशन के लिए भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मिशनरीज जो हैं उन्हें ईस्ट के तरफ ले जाना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं एक इंस्टीट्यूट में विच इज़ वाइट्स इंडियाना मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट के अंदर वो लेकर जाना चाहते हैं। ये होप देते हैं ज़िदकाला सा की मॉम को कि ज़िदकाला सा की एजुकेशन जो है यहाँ पर अच्छे से कराई जाएगी। यार आप कभी भी किसी भी पेरेंट को एजुकेशन के बारे में बता दो एंड डेफिनेटली वो ये सोचेंगे कि यार एजुकेशन अगर अच्छे से होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा बच्चा जाएगा। ज़िदकाला सा की मॉम जो है वो बहुत ही रिलक्टेंट होती है पहले भेजने के लिए, बट उसके बाद में वो अग्री कर देती है। ज़िदकाला के साथ में 8 बच्चे, मतलब टोटल 8 बच्चे हैं जो कि यहाँ से गए हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि इंडियाना नामक एक जगह पर स्थित होता है। तो अभी यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वहाँ पर गए हैं। अब इनमें आपको यहाँ पर बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको भी ऐसे ही फंसाया गया है कि इनको पढ़ाई वहाँ पर कराई जाएगी। जबकि अगर आप इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसकी रियलिटी ये है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर लड़कों को ट्रेन किया जाता था लेबर बनने के लिए, मतलब उन्हें ट्रेन किया जाता था कि उनसे आगे चलकर लेबर एक्टिविटी कराए, जबकि औरतों को ट्रेन किया जाता था, लड़कियों को ट्रेन किया जाता था अच्छी हाउसवाइफ्स बनाने के लिए। तो ये इसकी रियलिटी है जो काफ़ी लोग सामने लेकर आ रहे हैं, सिर्फ ज़िदकाला सा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सामने लेकर आ रहे हैं इसकी रियलिटी को। तो ऐसा था। अब इसके अंदर आपको पता है सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर ये जो बोर्डिंग स्कूल था ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड था अपने नॉर्म्स को लेकर, बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था, पेरेंट्स और बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट अगर बच्चे बीमार भी होते थे तो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। अगर बच्चे यहाँ पर तंग हो गए हैं, बच्चों को यहाँ से जाना है तो भी वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। अब बच्चे यहाँ से 3 साल बाद ही निकलेंगे। ज़िदकाला सा भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर 3 साल तक रही और उसी के बाद ही अपनी मम्मा से मिली। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर पता चलेगा कि वो अपनी मम्मा से दूर हुई और वो सेपरेशन में कैसे फील हो रहा है। आप सोचते होंगे अरे मैम इतना क्या डिफिकल्ट होगा, लोग भाग जाते होंगे। ज़िदकाला सा ने खुद ने भी भागने की कोशिश की थी और इन 8 बच्चों में से 3 और लड़के थे जिन्होंने भी भागने की कोशिश की थी। इन 3 लड़कों ने भागने की कोशिश की और ये पकड़े गए और उसके बाद में उनको सज़ा में आइसोलेशन मिला कि तुम्हें अकेले रहना है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड है स्टोरी का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके पहले दिन को इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं।
उनका पहला दिन जो है, द लैंड ऑफ एप्पल्स, इस जगह को ये बुलाते हैं। यही जगह, यही नाम एग्जैक्टली ज़िदकाला शाह ने भी अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक एक्सर्प्ट, एक हिस्सा है। तो यही उनकी मम्मा को भी बोला गया था, तो उन्हें ईस्ट लेकर गए थे। द लैंड ऑफ एप्पल्स में उनका पहला दिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। शुरुआत होती है उनके इस दिन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी टफ होने वाला था, एक बेल के साथ में, जो कि ये संकेत करती थी कि ब्रेकफास्ट के लिए अभी जाना है। इस ब्रेकफास्ट की बेल के साथ में बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें हो रही थी, जैसे लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, लोगों का एक साथ चलना, और इसके बीच में लोगों का बात करना। ज़िदकाला शाह की जो लैंग्वेज थी वो डाकोटा थी, और वो इसके लिए दूसरी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में यहाँ पर बात की जा रही थी, इस लैंग्वेज को नहीं समझती थी। यही रीजन है कि उन्होंने यहाँ पर इसे अननोन टंग भी बोला है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। ज़िदकाला शाह ने अपने आप को पहले ही दिन इस घंटी के बीच में, इन सारी बातों के बीच में, लोग जो बातें कर रहे थे जो कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी, इस अजीब से क्लैटर क्लैश के बीच में इस तरीके से अपने आप को बंधा हुआ पाया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करना चाहती थी, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करना चाहती थी, बट फॉर सम रीज़न वो अपने आप को छुड़वा ही नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइज, बट वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही है। एनीवे, इसके बाद में वो यहाँ पर डिस्कशन करती हैं कि यहाँ पर उनका आमना सामना होता है एक पेल फेस वुमन के साथ में, जो भी कहीं ना कहीं उन लोगों को सबको एक साथ लाइन में लगाती है एंड डाइनिंग रूम की तरफ ले जाती हैं। वहाँ पर वो मिलती हैं बहुत सारे इंडियन गर्ल्स से, जिन्होंने थोड़े से मॉडेस्टली फिट वाले ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, बहुत ही टाइट जो है वो जूते पहने हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बालों को वो देखती हैं कि वो बाल, उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे बाल रखे हुए होते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें वो देख रही होती है और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये मैं कहाँ आ गई। आपको पता है ऐसा बहुत हुआ करता था, लोग ऐसे कोशिश करते थे कि अपने कल्चर को किसी और पे थोपा जाए। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में यही हो रहा था। यहाँ पर इन लोगों को इनके कल्चर को चेंज किया जा रहा था, इनके कल्चर को छुड़वाया जा रहा था और अपना कल्चर इनके ऊपर थोपा जा रहा था। कभी कभी रिलीजन के कन्वर्जन के लिए, अपने बिलीफ को इम्पोज करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, जबकि यहाँ पर हमारी ज़िदकाला जो है वो बहुत ही अपने कंफर्ट जोन के अंदर थी। उन्होंने तो एकदम बहुत ही सॉफ्ट अपने जूते पहने हुए थे, एकदम वो सोच रही थी कि जैसे हमारे दिमाग में नहीं होता कि रजाई लेकर जाएंगे डाइनिंग टेबल पर और उसी से एकदम रजाई के अंदर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और मम्मी की एक चमाट आती है, रजाई में ब्रेकफास्ट, अभी बताती हूँ। तो एकदम ऐसा ही था, वो एकदम कंफर्ट जोन में थी अपने, और मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि किस टाइम पर उनके वो जूते चेंज हो जाएंगे, वो रजाइयाँ खिंच जाएंगी, मतलब उनसे उनका कंफर्ट जोन जो है वो ले लिया जाएगा। अब इसके बाद में इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एटलीस्ट मैं अपने कंफर्ट को पहले रख रही हूँ, एटलीस्ट मैं मॉडेस्टली ड्रेस तो हूँ, बाकी लड़कियों की जैसी तो नहीं हूँ। बट देन यहाँ पर एकदम से वो लोग गए डाइनिंग रूम की तरफ, और दूसरे ऑपोजिट रूम से, डोर से लड़के भी वहां से आ रहे हैं। अब लड़के यहाँ से आ रहे हैं, लड़के इस साइड से ऑपोजिट तरीके से आ रहे हैं, और यहाँ पर ये 3 यंग ब्रेव्स का मेंशन किया हुआ है। बहुत बार जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आपको नहीं पता चलता है कि ये 3 लड़के कौन है, पर मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टोटल 8 बच्चे जो आए थे, उनमें से ये 3 लड़के थे जिन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, और इनका भागने की वजह से, मतलब क्योंकि ये भाग चुके थे, अब इन्हें वापस से पकड़ कर लेकर आया था, तो इन्हें आइसोलेशन की सजा हुई थी। एनीवे, सो अभी ये लोग आए हुए थे। अभी फाइनली उन्होंने सारे लोगों को देखा, सब लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इतने में एक छोटी सी बेल वापस से बजाई गई। अब ये जो छोटी सी बेल बजाई गई है, सारे के सारे लोगों ने इस बेल के साथ में अपनी चेयर्स को टेबल में से निकाल लिया है। अब ऐसे में उन्हें लगा कि ठीक है यार, अभी ये चेयर को निकाल कर बैठने वाले हैं, तो उन्होंने चेयर निकाली और वो बैठ गई। अब जैसे ही वो बैठी, वो आसपास देख रही है कि अभी तो बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं। अब जैसे ही वो यहाँ पर सोचती है कि चलो अभी मुझे भी खड़े हो जाना चाहिए, इतने में एक और बेल बज गई। अब ये जो एक और बेल है, इसमें सारे के सारे लोग बैठ गए, तो वापस बेचारी कैसे जैसे वापस अपनी चेयर के अंदर बैठ गई। अब जैसे ये हो जाता है, इतने में उन्हें सुनाई देती है एक इंसान की, एक आदमी की आवाज़। एक आदमी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है हॉल के एक कोने में।
हॉल के कोने से एक इंसान की आवाज आ रही थी। अब वो क्या बोल रहा था ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर एक चीज तो क्लियर थी कि वो कुछ ऐसा बोल रहा था जिसकी वजह से एवरीवन वाज लुकिंग इनटू देयर प्लेट्स। वो सारे के सारे लोग अपनी प्लेट्स के अंदर देख रहे थे और हमारी ऑथर जो है आसपास ढूंढ रही थी कि आवाज आ कहां से रही है। और क्योंकि वो इधर उधर देख रही थी कि आवाज कहां से आ रही है, तो वो पेल फेस वुमन उन्हें घूरे जा रही थी कि ये इधर उधर क्यों देख रही है। तो वो अपनी नजरें बेचारी झुकाए जा रही थी और सोच रही थी भगवान जाने ये मुझे क्यों घूर रही है। एंड देन इतने में तीसरी बेल बज जाती है। जैसे ही तीसरी बेल बजती है तो सारे लोग अपना छुरी कांटा लेकर खाना शुरू कर देते हैं और ज़िदकाला सा रोना शुरू कर देती हैं। कहती है क्या हो रहा है ये, नहीं क्यों हो रहा है ये कैसा फॉर्मूला है भाई, ये क्या चल रहा है। ईटिंग बाय फॉर्मूला होता है क्या कि खाने को भी घंटियों के साथ खाना पड़ेगा कि 1 घंटी बजेगी तो ये, फिर क्या चल रहा है ये। बट लाइफ अगर इतनी ही डिफिकल्ट होती तो क्या ही कहने थे। ये उनका पहला दिन में सबसे डिफिकल्ट टास्क नहीं था, अभी तो और भी बहुत कुछ डिफिकल्ट होने वाला था। इसके बाद में उनकी फ्रेंड जूडविन, ये जो है ये भी उन 8 बच्चों में से है, ये भी उन 8 बच्चों में से हैं जो कि इनके साथ आए हैं। ठीक है, तो जूडविन जो है वो यहाँ पर आती है और आकर उन्हें एक बहुत ही टेरिबल वार्निंग देती है। देखिए जूडविन को थोड़े शब्द इंग्लिश के आते थे, मतलब ऑफ कोर्स ज़िदकाला सा को अपनी लैंग्वेज ही आती थी और इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, बट जूडविन को इंग्लिश भी समझ में आती थी। एंड दैट इज वाई उसने कहा कि मैंने उस पेल फेस वुमन को कहते हुए सुना है कि हमारे लंबे बाल भी काट दिए जाएंगे। अब जैसे ही वो यहाँ पर आकर ये चीज ज़िदकाला सा को बोलती है तो ज़िदकाला सा अपने कल्चर के अंदर इस चीज को इमेजिन करती है। ज़िदकाला सा देखती है कि यार मेरे कल्चर के अंदर तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ज़िदकाला सा एक ऐसे कल्चर से आती है जहां पर उन्हीं लोगों के बाल काटे जाते हैं जो लोगों को पकड़ लिया जाता है दूसरे आर्मी के लोगों से, और एनिमीज उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके बालों को काट दिया जाता है क्योंकि वो हो सकता है कि डरपोक है, कावर्ड है, इनकेपेबल है, ऐसा। ठीक है, और दूसरे जो लोग हैं जिनके बाल कटते थे वो लोग थे जो शोक मनाया करते थे। तो ये 2 ही लोग हैं जिनके बाल काटे जाते थे और किसी के बाल नहीं कटते थे। तो इन द नटशेल उन्होंने बोला कि यहाँ पर 2 ही लोग हैं और वो 2 लोग कौन है, एक तो कावर्ड्स और दूसरे वो लोग जो कि किसी के लिए शोक मना रहे हो। तो मैं तो बिल्कुल भी अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। यार जूडविन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी और इसीलिए उसने बोला कि यार देख बहन तू कितना भी सोच ले बट हमें तो सबमिट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर ज़िदकाला सा अपने कल्चर के प्रोटेक्शन में खड़ी हुई थी और उन्होंने बोला था कि जब तक हो पाएगा मैं यहाँ पर रिबेल करूंगी। और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने जब देखा कि किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं किया है, वो यहाँ से भाग ली। वो कोशिश कर रही थी कि वो धीरे धीरे चढ़े और ऊपर किसी तो रूम में छुप जाए, पर उनके शूज भी चेंज करा दिए गए थे जो कि आवाज कर रहे थे। अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है, पता नहीं उनको कौन सा रूम दिखा, जो रूम उनको सामने दिखा बस उसी में वो घुस गई। वहां पर उनके 3 बेड्स जो हैं वो बनाए हुए थे। अब ये जो 3 बेड्स थे इसके साथ साथ में इस रूम को पूरा कवर किया हुआ था डार्क ग्रीन कलर के जो कर्टन्स है उनसे, जिसकी वजह से इस रूम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंच रही थी। अब क्योंकि इन कर्टन्स की वजह से इस रूम में रोशनी नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने सोचा कि डोर से जो सबसे दूर वाला कोना है वहां पर जाकर वो छुप जाएंगी, और इसीलिए वो डार्केस्ट कॉर्नर में जाकर छुप गई। अब फाइनली वो यहां से सोच रही थी कि अभी तक कोई नहीं आया, बट उन्हें आवाजें सुनने लग गई थी। आवाजें आ रही थी और ये आवाजें उनका नाम पुकार रही थी। इनफैक्ट उनकी खुद की दोस्त भी उनका नाम पुकार रही थी, पर उन्होंने सांस तक नहीं ली। भगवान जाने कि क्या हुआ कि वो लोग इस रूम तक आ गए। अभी वो रूम पे आ गए हैं और भगवान जाने क्या हुआ कि उन लोगों ने पर्दे भी हटा लिए। अब वो वहां पर उन्होंने पर्दे हटाए, जैसे ही वो पर्दे हटे तो एकदम से रूम के अंदर रोशनी आ गई। अब रूम के अंदर रोशनी आ गई है, उन्होंने गॉड नोज उनके दिमाग में क्या खुराफात आई कि उन्होंने नीचे झुककर देखा कि यार बेड के नीचे तो नहीं है, और जैसे ही उन्होंने झुककर देखा वहां पर ज़िदकाला सा छुपी हुई थी। वो कहती हैं कि मुझे इसके बाद में ये याद है कि मुझे बुरी तरीके से घसीट के बाहर लेकर आया गया था। तो उन्हें बुरी तरीके से घसीट के बाहर लेकर आया गया और उसके बाद में उन्हें नीचे लेकर गया गया। तो वो नीचे गई और जैसे वो नीचे जाती है तो वहां पर उन्हें एक चेयर से बांध दिया जाता है, और चेयर से बांधने के बाद वो बहुत कोशिश करती है, अपने सर को हिलाती रहती है कि नहीं 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 मैं बाल नहीं कटवाऊंगी नहीं कटवाऊंगी। बट देन उसके बाद में उन्हें उसके बाद में फील होती है सिजर, जो एकदम ऐसे उनकी ब्लेड्स ऐसे ठंडी कैंची नहीं होती, तो ठंडी कैंची उनको फील होती है अपनी गर्दन पे, और फिर उन्हें सुनाई देता है एकदम खचक।
तो एकदम से यहाँ पर उनकी एकदम लंबी चोटियां थी, और वो एक लंबी चोटी जो है उनकी, एक वन ऑफ हर ब्रेड जो है, गुथी हुई जो चोटी थी, वो एकदम खच, और वो पूरे बाल उनके जो है यहाँ वो काट दिए जाते हैं। अब उनके बाल जो है यहाँ पर कट चुके हैं, और अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब वो हार चुकी है, और उन्हें बस यही लग रहा है कि जब से मुझे मेरी मम्मा से दूर लेकर गए हैं, तब से मुझे हमेशा इन इनडिग्निटीज, बेइज्जतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुझे घूरते हैं, मुझे मुझे एक वुडन पपेट के जैसे नचाते हैं। लोगों ने अब मेरे बाल तक काट दिए हैं, जैसे कि मैं एक डरपोक हूं। वो बहुत गुस्सा थी, अपनी मम्मा के लिए आवाज निकाल रही थी, पर कोई भी उन्हें गले लगाने नहीं आया, जैसे कि उनकी मम्मा किया करती थी। कोई एक इंसान उनके पास में नहीं आया, जैसे कि उनकी मम्मा आया करती थी, और अब वो भी उन बाकी बच्चों जैसी ही थी, एज इफ वो भी एक एनिमल हो, जिसे एक हर्डर चला रहा हो, एक इंसान जो एकदम से उन्हें बता रहा हो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, उन्हें ट्रेन कर रहा हो, और उन्हें चाहते हुए न चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ेगी। अब वो भी उन स्मॉल एनिमल्स जैसी ही थी। इसके साथ में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बट आई थिंक अब आपको ये पार्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद में आपको बता देती हूँ कि उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें एक्सपीरियंस की, और इस एक्सपीरियंस के साथ में वो 3 साल तक रहीं, और फिर वो अपनी मम्मा के पास में गई थी। और इनफैक्ट बहुत ही आयरॉनिक बात यह है कि उन्होंने यहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी की थी। So that's all about the chapter, the cutting of my long hair। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक कल्चर को दूसरे कल्चर पे थोप दिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर आपके अपने कल्चर को आप डोमिनेटिंग साबित करने के लिए दूसरे कल्चर को सप्रेस करते हो, किस तरीके से यहाँ पर आपको पता है पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग नहीं करते थे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते थे, या वो रिजर्वेशन में थे। सो ये एकदम उन सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश करता है। अगर आप चाहें तो आप ज़िदकाला शाह के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, इनफैक्ट उनके पूरे राइटअप के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। बट मैंने आपको उतना बता दिया जो हमारे थीम का, जिससे हमारा थीम भी कवर हो जाए, जिससे आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी मिल जाए, आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे नहीं लगता अभी आपको इससे ज़्यादा कुछ जानने की रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहें तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं, और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको रेकमेंड होते जाएं, और इस वीडियो को शेयर कर देना सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को लेकर जो इशू है, जो डर है, वो क्लियर हो जाए। और कमेंट डाउन तो बिल्कुल करना ही है आपको, आपका फेवरेट पार्ट वीडियो का। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई भी सजेशन है, या आप कोई भी अभी मेरे को पता है बहुत सारे प्रेशर्स आपके सर पे आ गया है, प्रैक्टिकल्स एंड देन बोर्ड्स एंड देन एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल दैट, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो भी तो भी आप मुझे कमेंट डाउन में कमेंट डाउन करके बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू वेरी मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।